सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर। सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सदर जमहूरिया मुर्मू का किया पुरतबाक खैर मकदम। सूरीनाम में भारतीयों की आमद की 150वीं सालगिरह पर मुनक्किद तकरीब में होंगी मेहमान खुसूसी। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में जंगलात और माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने माहौलियात से मुतालिक मिष्टी स्कीम को किया लॉन्च। भूपेंद्र यादव ने कहा, तरक्की और माहौलियात को एक साथ लेकर चल रहा है भारत। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तई हुकूमत की स्कीमों पर की बातचीत। वाराणसी के अवधेश राय कत्ल मामले में साबिक एमएलए और बांदा जेल में कैद मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। 32 साल पुराने मामले में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी करना होगा अदा। साबिक एमएलए अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय का 1991 के दौरान घर के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर किया गया था कत्ल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने अमरीकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन से दिल्ली में 2 तरफा उमूर पर की बातचीत। मिलिट्री हार्डवेयर को फ़रोग़ देने के लिए अहम टेक्नोलॉजी की मुंतकली समेत नई दिफाई इख्तियारात और तकनीकी ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। मीटिंग से पहले अमरीकी वज़ीर दिफा को पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे के बाद दोनों रेलवे ट्रैक पर रेल खिदमात बहाल। मुसाफिरों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस। पूरी रात जाए हादसा पर डटे रहने वाले रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा, अभी खत्म नहीं हुई है हमारी जिम्मेदारी। तेल की गिरती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए प्रोडक्शन में कमी लाएगा सऊदी अरब। जुलाई से रोज 10 लाख बैरल तेल की कटौती करने का फैसला। सऊदी अरब की सरबराही वाले तेल बरामदा कंदनान ममालिक की 13 रुकनी तंजीम ओपेक और रूस की क़यादत में 10 शराकतदारों की मीटिंग के बाद किया गया ऐलान। खेलों में नोवाक जोकोविच ने की तारीख रकम। 7वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नोवाक ने तोड़ा राफेल नडाल का रिकॉर्ड। कार्लोस अल्कराज भी क्वार्टर फाइनल में दाखिल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया के सरकारी दौरे पर हैं। कल वो सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी की दावत पर सूरीनाम पहुंची। यहां उनके हम मनसब ने उनका सरकारी एजाज के साथ इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया मुर्मू आज सूरीनाम के सदर के साथ वफ्द की सतह की मीटिंग करेंगी। बाद उन्होंने अहम तारीखी मकामात का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू सूरीनाम में मुकीम भारतीय बाशिंदों से भी बातचीत करेंगी। उनके दौरे का महवर दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरियों को कारोबारी मौक़े के इम्कानात तलाश करने की तरगीब देना होगा। यह दौरा तारीख़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि सदर जमहूरिया आज सूरीनाम में भारतीयों की पहली आमद की 150वीं सालगिरह की तक़रीबात में मेहमान खुसूसी होंगी। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह से 2 तरफा उमूर पर बातचीत की। इस दौरान दोनों ने मिलिट्री हार्डवेयर की तरक्की के लिए अहम टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर तबादला ख्याल किया। काबिल जिक्र है कि ऑस्टिन का दौरा पीएम मोदी के वाशिंगटन दौरे से 2 हफ्ते कबल हो रहा है, इसलिए ऑस्टिन का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल माना जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ बातचीत से कबल अमरीकी वज़ीर दिफा को दिल्ली के मानिकशा सेंटर में रस्मी तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नाज़रीन, आज माहौलियात का आलमी दिन है। इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत सरकार की पॉलिसियां ऐसी हैं कि तरक्की और माहौलियात दोनों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया गया है। इस मौके पर वजीर माहौलियात ने मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स स्कीम का भी आगाज़ किया।
पूरी दुनिया में आज जब मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के द्वारा, एडेप्टेशन मेजर जब सोसाइटियल बिहेवियर के द्वारा हो रहे हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल सेंस लोगों के बीच में खड़ा हो, इसके लिए एक मिशन लाइफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ग्लासगो में मिशन लाइफ का पूरा एक विषय दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP27 में शर्म शेख के कवर डिसीजन में स्वीकार किया गया। और भूपेंद्र यादव ने मिशन लाइफ पहल में बड़ी अवामी शिरकत की तारीफ की और कहा कि वजीर आजम मोदी ने मिशन लाइफ को पूरी दुनिया के सामने रखा है, जिसकी वजह से माहौलियाती तरक्की की पॉलिसी में भारत दूसरे ममालिक से आगे है। वे खुशी है कि भारत ने 2022 में प्लास्टिक को, सिंगल यूज को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया, और आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बीट द प्लास्टिक इस थीम पे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी आगे कार्रवाई कर चुका है। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक कुकिंग और एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बिजली के आलात बनाने वाली कंपनियों के नुमाइंदे और माहिरीन ने शिरकत की। तवानाई की वजारत का हदफ 2030 तक हर घर में इलेक्ट्रिक कुकिंग को मुमकिन बनाना है। 2030 के हदफ के हासिल करने के लिए पहले शहरी इलाकों और कस्बों का अहाता किया जाएगा, फिर देही इलाकों को इलेक्ट्रिक कुकिंग टेक्नोलॉजी के दायरे में लाया जाएगा। पर भी डिपेंडेंस कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक कुकिंग पे मूव करें। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ साथ इलेक्ट्रिक कुकिंग को भी उतना ही महत्व दिया जाए, और इसके लिए हमने कुछ प्रोग्राम अभी डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि एक तो है कि टेक्नोलॉजी हमारी मैच्योर हो चुकी है, इसको हम अगर स्केलिंग अप कर देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं, इसकी डिमांड बढ़वा देते हैं, तो इसके प्राइसेस अफोर्डेबल हो जाएंगे। और इसको ई कुकिंग को हम शहरों में देखते हैं कि बहुत जल्दी ये प्रमोट हो जाएगी। इसमें जितने अच्छे अप्लायंसेस आएंगे, स्टार रेटिंग अभी हमारी हो रखी है, तो इससे जो अर्बन कंज्यूमर है वो तो उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि 2030 तक मुकम्मल तौर पर रिवायती खाना पकाने से इलेक्ट्रिक कुकिंग में तब्दील होने से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सारिफीन और कंपनी दोनों को ही फ़ायदा होगा। वाले वर्षों में यदि हम इलेक्ट्रिक कुकिंग पे स्विच करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सौर ऊर्जा से अधिकतर आएगी, तो इससे बढ़ावा बनेगा। और जो हमारा जो किचन का जहाँ पे कुकिंग होगा या खाना बनेगा, वहाँ का वातावरण भी थोड़ा और स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कुकिंग जो होगा बड़ा सेफ होता है, एफिशिएंट होता है, और साथ ही ये काफ़ी क्लीन कुकिंग में माना जाता है। माहौलियात के दिन के मौके पर बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने वहां पौधा लगाया। ये दिन हर साल 5 जून को मनाया जाता है। न सिर्फ मरकजी हुकूमत बल्कि बीजेपी भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा ही सरगर्म रहती है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मोदी हुकूमत अपने 9 साल की मुद्दत कार का जश्न मना रही है। बीजेपी लीडर 9 साल की मरकजी हुकूमत की कामयाबियों और स्कीमों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज साबिक आर्मी चीफ दिलबरी सिंह सुहाग से मुलाकात की। साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान नड्डा ने उन्हें मोदी हुकूमत के 9 साल दौर की कामयाबियों और मनसूबों पर लिखी गई किताब भी पेश की। नड्डा ने उन्हें गुलदस्ते भी पेश किए। ओडिशा के बालासुर में जुमे की शाम 3 ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम के बाद कल शाम से ही ट्रेनों की आमद-रफ्त अप और डाउन लिंक्स से शुरू हो गई है। हादसे में अब तक 275 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक हुई है। बालासुर रेल हादसे के बाद से रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव मुसलसल वहां पर निगाह रखे हुए हैं। इसी दौरान वजीर रेलवे कल देर रात मीडिया से बात करते हुए जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है, हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि जो लोग लापता हुए हैं उनके लवाहिकीन जल्द से जल्द उन तक पहुंचे। रेलवे बोर्ड ने हादसे की वजह तलाशने और हादसे के जिम्मेदार लोगों की शिनाख्त के लिए सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की है। 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है।
आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ढाका पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे अपने हम मनसब जनरल एसएम शफीउद्दीन अहमद की दावत पर बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे पर आज ढाका पहुंचे। जनरल मनोज पांडे की ढाका आमद के बाद उन्हें रिवायती तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने बांग्लादेश की मुसल्ह अफवाज के उन जवानों को खराज अकीदत पेश किया जो ढाका छावनी में 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान शहीद हुए थे। जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल एसएम शफीउद्दीन अहमद से मुलाकात की, जहां दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल मनोज पांडे मंगल को बांग्लादेश मिलिट्री अकेडमी चट्टग्राम में 84वीं लॉन्ग कोर्स के ऑफिसर कैडेट्स की पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगे। परेड के दौरान आर्मी चीफ BMA के पासिंग आउट कोर्स में दोस्त बैरूनी ममालिक के बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट्स के लिए कायम की गई बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप ट्रॉफी पेश करेंगे। काबिल जिक्र है कि इस साल की पहली ट्रॉफी तंजानिया के ऑफिसर कैडेट एवर्टन को पेश की जा रही है। 32 साल पुराने अवधेश राय कत्ल केस में वाराणसी के MP MLA अदालत ने मुख्तार अंसारी को कसूरवार करार दिया है। खुसूसी जज MP MLA अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार को उम्र कैद के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के इलाके में रहने वाले कांग्रेस लीडर अवधेश राय को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की चार्जशीट, तवील जिरा और गवाही के बाद खुसूसी जज अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को मुजरिम करार दिया है। गुज़िश्ता 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मुकदमात में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन तमाम मामलात में अवधेश राय कत्ल केस सबसे बड़ा और सबसे बड़ी सजा का बंदोबस्त है। ऑनरेबल कोर्ट जो है ठीक 12 बजे कोर्ट में आके बैठी और जो है एक्यूज जो मुख्तार अंसारी जो चेहरा उनका कोर्ट की तरफ था उनको उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिया और उनको जो है ये कहा कि आप जो है इस मामले में 145 और 302 में दोषित करार दिए जाते हैं। और सजा के प्रश्न पे उस वक्त सरकारी वकील जो लोग थे और जो मृतक अवधेश राय के जो भाई हैं जो पूर्व मंत्री रहे वो भी कोर्ट रूम में थे। उनके जो पर्सनल एडवोकेट अनुज यादव थे वो कोर्ट रूम में थे। काफ़ी संख्या में एडवोकेट थे और कोर्ट ने दोष सिद्धि पे जो सजा पे 2 लंच बाद पे रखा है। मतलब 2 ही सजा। देखिए एक चीज जान लीजिए कि 302 जिस पे जो आरोप इनके ऊपर दोषित करार दिए इसमें IPC में सिर्फ 2 ही सजा है, आजीवन कारावास या फांसी। तो अब ये तय हो गया है कि लंच बाद उनको 2 सजा में से 1 सजा दी जाएगी, या तो आजीवन कारावास होगा या तो फांसी होगा। अगली खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया ने अपनी अहलिया की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त की थी। ताहम अदालत ने सिसोदिया को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अस्पताल या घर में अपनी अहलिया से मिलने की इजाजत दी। इस दौरान सिसोदिया कुंबे के अफराद के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। यह मीटिंग पुलिस की मौजूदगी में होगी। पुलिस इस बात को यकीनी बनाएगी कि वहां मीडिया की मौजूदगी ना हो। सिसोदिया मोबाइल या इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगली खबर बिहार से, सुल्तानगंज अगवानी पुल एक बार फिर से दरिया में डूब गया है। इस बार पुल के 3 सतून गंगा में डूब गए हैं। इससे पहले भी ये पुल 30 अप्रैल 2022 की रात को गिर गया था। वजीर आला नीतीश कुमार ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म जारी किया है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई। बिहार में खगड़िया के अगवानी और सुल्तानगंज के दरमियान दरियाई गंगा पर बनाए जाने वाले 4 लेन वाले महासेतु के 3 सतून और 4 सुपर स्ट्रक्चर दरिया में डूब जाने के बाद वजीर आला नीतीश कुमार ने भी महकमे की गलती को कबूल किया है। उन्होंने साफ कह दिया कि ये ठीक से नहीं बन रहा था, इसीलिए गिर रहा है। मुल्क के नामवर सियासतदान और बहुजन समाज पार्टी से 2 बार रुकने पार्लियामेंट रह चुके इलियास आजमी का तवील अलादत के बाद अपोलो अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 88 साल के थे। उनके पसमानदगान में 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनकी अहलिया का इंतकाल हो चुका है। 1934 में आजमगढ़ के बरौली फूलपुर में पैदा हुए थे। वो निहायत नर्म मिजाज शख्स थे और हाफिज कुरान भी थे। वो सबसे पहले 1996 और फिर 2004 में शाहबाद हरदोई से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। वो कौम व मिल्लत के मसाइल हल करने के लिए हमें वक्त सरगर्म रहते थे। वो एक सियासतदान होने के साथ साथ नामवर मुसन्निफ भी थे।
और मशहूर सीरीज महाभारत में शकुनी मामा का किरदार अदा करने वाले गोफी पेंटर 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता 10 दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, लेकिन इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। वो कुछ सालों से दिल और गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। गोफी पेंटर का आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी रसूमात आज शाम 4 बजे ओशिवाड़ा शमशान घाट में अदा की जाएंगी। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास हैदराबाद में शुरू हुआ। इसमें मुल्क में आलमी सेहत के हदफ को हासिल करने के अज़्म का इजहार किया गया। इस मौके पर सेहत के वज़ीर मुमलिकत ने मुल्क में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ साथ डिजिटल सेहत पर हुकूमत की तरफ से किए जा रहे कामों पर रोशनी डाली। हैदराबाद में जारी G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास के इफ्तिताही तकरीब का आगाज ओडिशा में ट्रेन हादसे में हलाक होने वालों को खराज अकीदत पेश करने के साथ हुआ। सेशन से खिताब करते हुए मरकजी वजीर सखाफत जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत की सखाफत हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की रही है। उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम का विजन है कि भारत दुनिया का तिब्बी मरकज बन जाए। इसीलिए हुकूमत मुल्क में सेहत और तंदुरुस्ती पर जोर दे रही है। अपने खिताब में उन्होंने हैदराबाद की जिनोम वैली का भी जिक्र किया, जहां से दुनिया की 33% वैक्सीन बनाई जाती हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को सप्लाई की जाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रिवायती अद्वियात की तारीख बहुत शानदार रही है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत आलमी सेहत के हदफ को हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। In ancient Sanskrit language, that means all world stays happy and free from all the diseases. It reflects India's long-standing tradition of taking care of prosperity and wellness. G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग से खिताब करते हुए मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कोरोना जैसी वबाई बीमारी के असरात से निमटने के लिए सबको मिलकर काम करने की अपील की। मुस्तकबिल के लिए वन हेल्थ सिस्टम बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हर किसी को महफूज तिब्बी इंसदादी तदाबीर मिलनी चाहिए, जिसके लिए दुनिया के ममालिक को इको सिस्टम बनाने की जरूरत है। वजीर मुमलिकत बराए सेहत ने कहा कि वबा मुलाकातों का इंतजार नहीं करती, इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस वबा से निमटने के लिए तेजी से काम किया जाए। पेंडेमिक में एक अनुभव किया कि किस तरह से आपत्ति आती है तो क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये करके दिखाया। चाहे वो मेडिसिन का हो या फिर वैक्सीन का हो, सप्लाई गांव-गांव तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि भारत डिजिटल सेहत के मैदान में दुनिया में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक ने सेहत के शोबे में भारत की तरफ से तय की गई 3 तरजीहात पर उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है और इस सिमत में आगे बढ़ा जा रहा है। भारत की डिजिटल हेल्थ की और डिजिटल इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ को G20 में ने बहुत बड़े तरीके से रिकग्नाइज किया है, उम्मीदें लगाई हैं। डिजिटल हेल्थ में हमारा देश बहुत ही देशों से आगे है और शायद सबसे ही आगे है, मैं तो कहूँगा। हैदराबाद में मुनाकिद होने वाले G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास के दौरान वजारत सेहत की जानिब से एक नुमाइश भी लगाई गई है। नुमाइश में ICMR, वैक्सीनेशन, डिजिटल हेल्थ मिशन समेत कई दीगर महकमों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां से लोगों को हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे में चलाई जा रही स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम की जा रही हैं। इस दौरान मुनाकिद होने वाले प्रोग्रामों में तहकीक, तरक्की और इख्तरा पर जोर दिया जाएगा। G20 के तीसरे हेल्थ वर्किंग ग्रुप के इजलास में तकरीबन 180 अरकान, 10 मदू और 22 बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिरकत कर रही हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और अब रुख करेंगे गैर मुल्की खबरों का। ओपेक
ममालिक के 1 घंटे तवील इजलास के बाद सऊदी अरब ने इतवार को ऐलान किया कि वो तेल की गिरती हुई कीमतों को रोकने के लिए तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया की कमी करेगा। इस बात का इंकशाफ सऊदी वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने एक बयान में किया। उन्होंने तेल की मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का वादा किया है। सऊदी अरब जुलाई में अपनी पैदावार में 9 मिलियन बैरल यौमिया कमी करने वाला है और इजाफी रजाकाराना कटौतियों को भी बढ़ा सकता है। ये सऊदी अरब के लिए जून 2021 के बाद सबसे कम पैदावारी सतह होगी। इससे कबल ओपेक प्लस के रुकन ममालिक की जानिब से 2 मरतबा पैदावार में कमी की गई थी, लेकिन इससे तेल की गिरती हुई कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका। सूडान से खबर। सूडान में हालिया जंगबंदी माहदे की हफ्ते की शाम को मियाद खत्म होने के साथ ही खर्तूम में एक बार फिर से तशद्दुद भड़क उठा है, जिसके नतीजे में सूडान के बदअमनी वाले दारफर इलाके में हुई जंग में दर्जनों अफराद के मारे जाने की खबर है। एक टेलीविजन फुटेज में जंगबंदी की मियाद खत्म होने के बाद इतवार के रोज दारुल हुकूमत में स्याह धुआं उठता हुआ देखा गया। दारुल हुकूमत खरतौम में जंग के नतीजे में बड़े पैमाने पर लूट मार और नुकसान हुआ है। इसके साथ ही सेहत खदमात में भी कमी आई है और बिजली और पानी की कटौती समेत खाने पीने की अशिया की सप्लाई में कमी देखी गई है। जर्मनी के शहर सुहन में मुनक़िद जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय नौजवान निशानेबाजों का शानदार मुजाहरा देखने में आया है। भारत इतवार को एक तलाई, एक चांदी और एक कांसे का तमगा जीतने में कामयाब रहा। भारतीय निशानेबाज गौतमी भानोट और अभिनव शाह ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल पर अपनी निगाहें जमाई। फाइनल में भारतीय जोड़ी फ्रांसीसी जोड़ी को 17-7 से शिकस्त देने में कामयाब रही। दरिस्ना एयर पिस्टल में सेनेम और अभिनव चौधरी ने चांदी का तमगा जीता। इसी मुकाबले में भारत की शिरोची इंद्र सिंह और शुभम बिस्ला ने भी कांसे का तमगा जीता। इस बीच एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 गोल्ड मेडल समेत 3 तमगे अपने नाम कर लिए हैं। भारत की रिजवाना मलिक हिना ने मुल्क का पहला गोल्ड मेडल जीता है। रिजवाना ने ये गोल्ड मेडल 400 मीटर में जीता। उन्होंने रेस मुकम्मल करने में 53.31 सेकंड का वक्त लिया। मर्दों के डिस्कस थ्रो में भारत ने तलाई तमगा जीता है। भारत के भरतप्रीत सिंह मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। भरतप्रीत ने 55.66 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने अपनी तीसरी कोशिश में सबसे ज्यादा फासला तय किया। दिन का तीसरा तमगा खवातीन की 5000 मीटर की दौड़ में अनिमा पाल ने जीता। उन्होंने 17 मिनट 17.11 सेकंड में रेस मुकम्मल की और तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। तजुर्बेकार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने नए रिकॉर्ड के साथ 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। जोकोविच चौथे राउंड के मैच में जॉन पॉल को शिकस्त देने में कामयाब रहे। जोकोविच को आखिरी 8 में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने मैच सीधे सेटों में 3-6, 6-2, 6-2 से जीता। काबिल जिक्र है कि जोकोविच ने 16 बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर राफेल नदाल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मर्दों के सिंगल्स आलमी नंबर 1 और टॉप सीड स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने भी आरामदायक जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अल्कराज ने इटली के लोरेंजो मोसेटी को सीधे सेट्स में 6-2, 6-2, 6-3 से शिकस्त दी। यूनान के स्टेफानोस सित्सिपास ने भी आखिरी 8 में पहुंचने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने चौथे राउंड के मैच में ऑस्ट्रेलिया के सेबेस्टियन अफनोस को आसान मुकाबले में 6-0, 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।